आंकड़ा सामने आ चुका है वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। सुबह 9 बजे तक मतदान फीसदी का आंकड़ा 18.39% का रहा है। हावड़ा में अब आपको विधानसभा वार तरीके से भी बता देते हैं। हावड़ा में 9 बजे तक 17.76% वोटिंग हुई है। हुगली में 9 बजे तक यही आंकड़ा 20.16% का है। उत्तर कोलकाता में 9 बजे तक 17.28% मतदान। दक्षिण कोलकाता में 9 बजे तक 16.81% मतदान। तो 8 जिलों की 142 सीटों के लिए लगातार सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है और इसी बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। तमाम तरह के पॉलिटिकल रिएक्शंस बीच बीच में सामने आ रहे हैं, वो भी हम अपने दर्शकों को सुना रहे हैं। ममता बनर्जी अपने खुद के कुछ आरोप लेकर फिर से सामने आई है, लेकिन इस बीच कितना वोटिंग परसेंटेज हुआ है, क्योंकि ये 2 घंटे तक का वोटिंग परसेंटेज है, 7 से 9 बजे तक का, कुल 2 घंटे हो गए। 2 घंटे तक का वोटिंग प्रतिशत, ये इसका आकलन बहुत आसान तरीके से हो जाता है। एक्सपर्ट्स जो है वो कर लेते हैं कि जैसे जैसे दिन और आगे बढ़ेगा वोटिंग परसेंटेज उस हिसाब से कितना और बढ़ेगा या कितना थम जाएगा। उत्तर कोलकाता में 9 बजे तक का ये जो आपको वोटिंग परसेंटेज दिखा रहे हैं वो भी आपको आंकड़ा बताया। इसके अलावा उत्तर कोलकाता समेत हुगली की बात करें, हावड़ा की बात करें तो तमाम जगहों से जो वोटिंग फीसदी है वो सामने आया है। हुगली में 20.16% मतदान, तो कुल मिलाकर अभी तक 18% से ज्यादा का मतदान हो चुका है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी फिलहाल अपडेट यही है कि हुगली में भी 9 बजे तक 20.16% वोटिंग हो चुकी है। कुल 8 जिले हैं, 142 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें लगातार सुबह 7 बजे से ही उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो रहा है। हालांकि फैसला 4 तारीख को होगा, किस्मत तय हो रही है, किस्मत कैद हो रही है ईवीएम में। जब लोग अपने अपने मुद्दों को लेकर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, लंबी लंबी कतारें हैं और उसमें लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आएगी, कब वो वोट कास्ट करेंगे और अगले 5 साल वो किसे सत्ता का सिंहासन सौंप रहे हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है। ममता बनर्जी के आगे अपनी सत्ता बरकरार रखना ये बड़ी चुनौती है। सरकार रिपीट हो ये पूरी कोशिश है। तो वही शुभेंदु अधिकारी के चेहरे के माध्यम से बंगाल में बीजेपी भी अपना दम भर रही है। इधर ममता बनर्जी की बात ही कर रहे थे कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई हैं, पोलिंग बूथ के सामने धरने पर बैठी हैं ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। अभी तो चुनाव हुए, वोटिंग शुरू हुए 3 घंटे हुए हैं, 10 बजे का समय हो रहा है, 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई, 3 घंटे हो गए हैं, लेकिन 3 घंटे में ही गड़बड़ी के आरोप ममता बनर्जी ने लगा दिए हैं और वो बैठ गई हैं धरने पर। पर्यवेक्षक बीजेपी के निर्देश पर काम कर रहे हैं, यानी जो ऑब्जर्वर हैं वो बीजेपी के एजेंट हैं, वो पहले से ही आरोप लगाती आ रही हैं अजय पाल शर्मा को लेकर भी। बहरहाल बीजेपी की मंशा चुनाव में धांधली की है, ये ममता बनर्जी कहती हुई धरने पर बैठ गई हैं और आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी गड़बड़ी कर रही है, पर्यवेक्षक जो हैं वो गड़बड़ी कर रहे हैं। तो अब इस तरह के आरोप लगाकर ममता बनर्जी जो है वो धरने पर बैठी हैं, पोलिंग बूथ के सामने धरने पर बैठ गई हैं ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। तो 142 सीटों पर वोटिंग जारी है, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी की मंशा चुनाव में धांधली की है, इस तरह के आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी अब नजर आ रही है। आप ये सोचिए कि ऑब्जर्वर को लेकर या पर्यवेक्षक को लेकर लगातार अब आरोप मढ़ती हुई ममता बनर्जी नजर आ रही हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है, 3 घंटे मतदान शुरू हुए हो चुके हैं, लेकिन इन सब के बीच 3 घंटे में ही महज ममता बनर्जी धांधली के आरोप लगा रही हैं, गड़बड़ी के आरोप लगाने बैठी हैं धरने पर। हावड़ा में ईवीएम को लेकर हंगामा हुआ है, हावड़ा में एक बूथ पर हंगामा हुआ है, ऐसी जानकारी है। ईवीएम में तकनीकी खामी को लेकर हंगामा खड़ा हुआ, मतदान के दौरान 2 गुटों में झड़प की भी जानकारी है। तो हावड़ा में झड़प की भी जानकारी, हालांकि शासन प्रशासन और चुनाव आयोग ये पूरे प्रयास कर रहा है और एक तरीके से दावे भी कर रहा है कि इस बार जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से जो मतदान है वो पूरा हो रहा है। पहले फेज में भी मुर्शिदाबाद और एक और जगहों पर जो हिंसा की खबरें और झड़प की खबरें आई थी, लेकिन दूसरे फेज में भी, हालांकि कंपैरेटिवली अगर हम पंचायत चुनाव की भी बात करते हैं, इससे पहले जब पंचायत चुनाव होते हैं, विधानसभा चुनाव होते हैं, तो हर चुनाव में हम हिंसा की तस्वीर देखते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव और हिंसा ना हो, झड़प ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इस बार
कंपैरेटिवली तुलनात्मक तरीके से अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा हद तक ये कोशिश की गई कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न करवाए जाएं। और एक बड़ी इसका फैक्टर निकल कर आया कि पहले फेज में 92-93% जो मतदान था वो बम्पर मतदान हुआ, लेकिन इस बार हावड़ा से ये झड़प की तस्वीरें भी आ रही हैं। दो गुट आपस में भिड़ जाते हैं। हावड़ा में एक बूथ पर हंगामा हुआ। ईवीएम में तकनीकी खामी के बाद दो गुट आपस में भिड़ गए हैं। हावड़ा में ईवीएम को लेकर हंगामा हुआ, वोटिंग को लेकर हंगामा हो गया और दो गुट आपस में भिड़ गए हैं। हावड़ा में एक बूथ पर हंगामा हुआ। शासन प्रशासन इसको लेकर पहले से ही तैयार है। चुनाव आयोग की तरफ से इसको लेकर पहले तैयारियां की गई हैं। लोगों से भी अपील की जा रही है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। सोशल मीडिया पर भी अलग से निगरानी रखी जा रही है। जमीनी स्तर पर भी लगातार तैयारी की जा रही है और व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं। लेकिन इन सब के बीच भी अभी भी हिंसक खबरें हैं, हिंसा की खबरें हैं और झड़प होने की जानकारी मिल रही है। इससे पहले फेज में भी एक आध जगहों पर हुई थी, लेकिन अब दूसरे फेज में अभी तक की ये जो झड़प की खबरें हैं ये मिल रही है। हावड़ा में ईवीएम को लेकर हंगामा हुआ है, तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए कि पुलिस को भी कहीं ना कहीं लोगों को खदेड़ने का काम करना पड़ रहा है। जो हिंसा फैला रहे हैं, जो उपद्रव कर रहे हैं, जो चुनाव में बाधा डाल रहे हैं। देखिए इन सारी चीज़ों से या जो ये घटनाक्रम होते हैं या हिंसा होती है, झड़प होती है, तो एक डिस्टर्बेंस होता है, एक सोशल डिस्टर्बेंस होता है। उससे चुनाव फीसदी पर असर पड़ता है, चुनावी माहौल पर असर पड़ता है, जो लोगों का मूड है उस पर भी असर पड़ता है और एक कार्यशैली पर और कार्यप्रणाली पर भी संदेहजनक सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन एक तरफ ममता बनर्जी जो बूथ पर हंगामा कर रही हैं और वहां पर वो धरने पर बैठी हुई हैं, लेकिन दूसरी तरफ हावड़ा से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे इसी को लेकर। कुशल पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है बीजेपी से। नासिर हुसैन जी प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और राज बिहारी जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। मैं आप तीनों का बहुत स्वागत करना चाहती हूँ, लेकिन राज बिहारी जी शुरुआत आप ही के साथ। फिलहाल आप क्या देख रहे हैं इस बार चुनाव को लेकर? किस तरह का आपको क्या लगता है? क्या परिवर्तन की बात जो बीजेपी कर रही है, लोगों के मन में भी है वो परिवर्तन की आस? देखिए, जिस हिसाब से अगर राज्य की मुख्यमंत्री धरने पे बैठ जाए और ये आरोप लगाए कि पर्यवेक्षक बीजेपी के पक्ष में काम कर रहे हैं, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं उन्हें दिखाई दे रहा है कि उनकी पार्टी हार रही है। और दूसरी बात ये भी है कि इस चरण में उनके 20 मंत्री भी चुनाव मैदान में हैं। अगर हम पिछले चुनाव में मतदान प्रतिशत की बात करें तो पिछले चुनाव में नदिया में 88% हुआ था, मतलब 89% मान सकते हैं आप। इसी तरह से साउथ 24 परगना में 87%, लेकिन सबसे कम हुआ था कोलकाता में, सिर्फ 62%, जो इस बार ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि अगर 93% मतदान हुआ है पहले चरण में, तो जाहिर है कि ये भी इसमें 92-93 पहुँच जाएगा। क्योंकि जिस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी कि पश्चिम बंगाल में चुनाव में झड़पें होना आम बात है। अगर मैं पिछले चुनाव में हिंसा की बात करूं तो पिछला चुनाव भय और आतंक का चुनाव था। यानी आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 जनवरी से लेकर और 4 मई तक राजनीतिक हिंसा में 100 लोग मारे गए थे, हजारों लोग घायल, हजार मतलब 2-3 हज़ार घटनाएं जिसमें हजारों लोग घायल हुए। और मतदान के बाद तो लोगों को घर बार छोड़ के भागना पड़ा। तो वो चुनाव भय और आतंक का चुनाव था, जिसके कारण कलकत्ता की तमाम सीटों पर मतदान प्रतिशत कम रहा। क्योंकि जिस तरह से वहाँ बमबारी की गई थी उसके कारण वहाँ पर मत प्रतिशत बहुत कम रहा। इसी तरह से अगर हावड़ा में देखें तो हावड़ा के जो शहरी क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर बमबाजी की गई, जिसके कारण बड़ी बड़ी सोसाइटियों से लोग वोट डालने नहीं निकले। लेकिन ये ज़रूर है कि जो उत्तर 24 परगना और जो दक्षिण 24 परगना और हुगली और हावड़ा मिला दें आप, तो यहाँ पे निश्चित रूप से बदलाव आया। क्योंकि नदिया में पिछली बार बीजेपी ने 17 में से 9 सीट जीती थी नादिया में। और पूर्व बर्दान में बीजेपी 1 भी सीट नहीं जीत पाई थी। हुगली में 4 जीती थी, हावड़ा में 0 रही थी। इसी तरह से कोलकाता में बीजेपी कोई सीट नहीं जीत पाई थी। लेकिन इस बार बदले हुए समीकरण में ये दिखाई दे रहा है कि बीजेपी ने अपनी तैयारी बहुत अच्छी की है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस ने भी
बीजेपी के मुकाबले टीएमसी पर हमला बोला है। कांग्रेस के कार्यकर्ता की आसनसोल में हत्या की गई तो राहुल गांधी ने बहुत, मुझे लगता है पहली बार बंगाल में राजनीतिक हिंसा की निंदा की है। बंगाल के नेता तो करते रहते हैं, अधीर रंजन चौधरी तो लगातार टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता अपने राजनीतिक कारणों से ममता बनर्जी के खिलाफ बोल नहीं पा रहे थे। और राहुल गांधी ने पहली बार जाके बीजेपी के बजाय वहाँ पर टीएमसी पर ज़बरदस्त हमला बोला है। तो ये राजनीतिक परिदृश्य बंगाल में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। और राहुल गांधी को भी लग रहा है कि बंगाल में ममता बनर्जी जा रही है, और वो कह के भी आए हैं कि ममता तो हार रही है और बीजेपी आएगी तो ममता की वजह से आएगी। बात की आपने, नादिया सीट की बात की, इलाकों की बात की, ये वो इलाके हैं सर जहां पर मतवा वोटर्स बहुत निर्णायक होते हैं, पिछली बार भी, और यहीं से बीजेपी ने अपनी पकड़ भी बहुत ज्यादा मजबूत की है। इन्हीं के जरिए एक पैठ बनाने की कोशिश बीजेपी ने की और जिसमें वो कामयाब भी हुई। इस बार क्या लगता है यहाँ से, क्योंकि सेकेंड फेज का चुनाव, और ऐसे में सेकेंड फेज में ज्यादातर गढ़ जो है जिनमें मजबूती है वो टीएमसी यानी ममता का गढ़ कहा जाता है। पहले फेज में तो हो गए, बीजेपी की मजबूती वाले जो जितनी भी सीटें थी वो निकल गई हैं, उनमें अच्छा चुनाव हो गया, अच्छे वोट प्रतिशत आ गए। लेकिन दूसरे चुनाव में बड़ी एक चुनौती है बीजेपी के लिए, मतवा वोटर्स। ये जो आपने 24 परगना का जिक्र किया, या आपने जो नादिया इलाके का जिक्र किया, ये वो वाले इलाके हैं जिनमें मतवा वोटर्स बहुत ज्यादा। देखिए ये जो नदिया और उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना का कुछ हिस्सा, यहाँ पर लगभग जो 40 सीट हैं उन पर मतवा समुदाय का बड़ा असर है। वो हार जीत में बड़ी भूमिका निभाते हैं। खास तौर पे बनगाम के आसपास का जो एरिया है वो तो एकदम समझिए कि मतवा वोट ही है वहाँ। तो इस बार एसआईआर मुद्दा जरूर बना है और उसमें कुछ मतुआ वोट भी ये बताया गया है कि भाई मतुआओं के भी वोट कटे हैं और एसआईआर के घेरे में वो भी आए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि हम घुसपैठियों को बाहर निकाल कर जो देश के नागरिक हैं उनको हम सुरक्षा देंगे, स्वतंत्रता देंगे, उनको अधिकार देंगे। एसआईआर को टीएमसी ने मुद्दा तो बनाया है, लेकिन अगर आप एसआईआर के आंकड़े देखें तो 47 लाख तो मृत वोट काटे गए हैं और 91 लाख वोट ये टोटल काटने की बात थी। तो बाकी वोट में 7 लाख वोट फिर से दोबारा जोड़ दिए गए हैं। और अभी हाल फिलहाल देखेंगे तो अभी 1500 वोट कल ही जोड़े गए। तो ये वोट कौन से जोड़े गए, लेकिन ये जरूर है वहाँ पर कि अभी भी बड़ी संख्या में संदिग्ध वोटर हैं जो हाई हल्ला मचाया गया है। इसके कारण दोबारा से ही इसका रिवीजन कराने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, कुशल जी का रुख कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अपने अन्य मेहमानों के पास आऊँगी। नासिर जी आऊँगी आपके पास। कुशल पांडे जी, फिलहाल क्या लग रहा है, पहले फेज की अच्छी खासी मतदान, ऐतिहासिक मतदान होने के बाद, बम्पर वोटिंग होने के बाद सेकंड फेज में क्या लग रहा है? ममता बनर्जी कह रही है कि ईवीएम में धांधली कर रहे हैं आप, चुनाव में गड़बड़ी कर रहे हैं, वो धरने पर बैठ गई हैं। देखिए, ये अभी से शुरू हो गया, समझ लीजिए कि 4 तारीख को क्या होगा। जब अभी से मुख्यमंत्री ईवीएम को लेकर के धरना पे बैठ गई तो 4 तारीख को क्या होगा? 4 तारीख को तो मुख्यमंत्री मंच लगा करके बैठेंगे जब उनका फेयरवेल मनाया जाएगा, उनका विदाई किया जाएगा। बंगाल की जनता जागरूक हो चुकी है। बंगाल की युवाओं को रोजगार चाहिए, बंगाल की महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, बंगाल के लोगों को इंडस्ट्रीज चाहिए, जो कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ही दे पाएगी। इसलिए बंगाल की जनता बम्पर वोटिंग देकर के भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताएगी। और जो बंगाल की हमारे युवा साथी हैं, फर्स्ट वोटर और मोदी जी के साथ हैं और डबल इंजन की सरकार बनाएंगे पश्चिम बंगाल में। जिस तरह से लगातार 15 सालों से इस कुशासन सरकार को देख रही है बंगाल की सरकार, लगातार हमारी माताओं बहनों के साथ में जो अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, खुद महिला मुख्यमंत्री होने के नाते वो कह रहे हैं कि रात को 8 बजे के बाद हमारी महिलाएं बहनें घर से बाहर न निकले। तो वैसे मुख्यमंत्री बंगाल की जनता, बंगाल की महिलाओं बेटी को नहीं चाहिए जो खुद महिला होकर के अपनी बहन बेटियों को कहें कि रात को 8 बजे के बाद आप घर से बाहर ना निकले। क्या ऐसा मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल को चाहिए? पश्चिम बंगाल को चाहिए क्योंकि हमारी बहन बेटी सुरक्षित रहे, रात को 12 बजे भी घर से बाहर निकल के जाके चाय पी करके आए, रात को 2 बजे भी अगर उन्हें बाहर घूमने का मन करे तो घर से बाहर निकल के 12 बजे 2 बजे घूम करके घर वापस आ सके। ऐसा सरकार हमें चाहिए। ऐसा सरकार नहीं चाहिए जो हमारे महिलाओं को, हमारी बहनों को ही बोले कि 8 बजे के बाद आप बाहर मत निकलिए। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि महिला सुरक्षा का मुद्दा है ना, महिला आरक्षण का मुद्दा, एसआईआर का मुद्दा तो ममता बनर्जी बिहार चुनाव से ही उठा रही हैं, उसका असर नहीं पड़ेगा। एसआईआर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए,
दीदी के पास कौन क्या क्या डिग्रियां, ये हमें नहीं मालूम। जब दीदी कभी डॉक्टरेट हो जाती हैं, कभी एलएलबी कर लेती हैं दीदी, हो सकता है 4 तारीख को पुलिस कमिश्नर भी बन जाए पश्चिम बंगाल का। हो सकता है चुनाव आयोग कमिश्नर बन करके बोले कि ईवीएम खराब है, उसका जांच होना चाहिए। तो दीदी के पास में क्या क्या डिग्री, ये बंगाल की जनता नहीं चाहती, नहीं जानती। लेकिन बंगाल की जनता एक डिग्री जानती है, घोटाला घोटाले की डिग्री ममता बनर्जी के पास है, महिलाओं के साथ धर्षण की डिग्री ममता बनर्जी के पास है, और ममता बनर्जी के सबसे करीबी मंत्रियों के जो घोटाले हैं उसका सर्टिफिकेट ममता बनर्जी के पास में। इससे निजात पाने के लिए इस बार बंगाल में कमल चुनाव चिन्ह पर वो लोग बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएंगे। और बंगाल में तो सोनार बांग्ला बनाने के लिए जो सपना स्वामी विवेकानंद जी ने देखा था, जो सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने देखा था, जो सपना रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने देखा था, उस सपने को साकार करने के लिए बंगाल की जनता भाजपा के पक्ष में वोट डालेगी। ठीक है नासिर हुसैन जी, क्या लग रहा है कांग्रेस की पृष्ठभूमि को लेकर? कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा हद तक तो यहाँ पर रैलियाँ भी नहीं की हैं, कुछ बड़े नेता आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिवली नज़र नहीं आए हैं, सीधी टक्कर लोग भी यही मानकर चल रहे हैं कि बीजेपी वर्सेस टीएमसी। कांग्रेस का क्या है यहाँ पर? नहीं, देखिए, नमस्कार। कांग्रेस बड़ी मजबूती से लड़ रही है, मगर सबसे अहम बात इसको है कि बीजेपी को बंगाल में लाने वाली भी ममता बनर्जी ही। ये दोनों मिलके आज एक दूसरे को, भले वो कुछ कह रहे हो, पर अटल बिहारी वाजपेयी की रेलवे मंत्री भी ममता बनर्जी रही, तो इन्हें कोई हक नहीं है ममता पे बोलने का। ममता ने परिवर्तन के नाम पे जो लूट का व्यवस्था बनाया है, उनके लोगों ने जिस तरह से संदेश खली में महिलाओं की इज्जत और मोहतरम को लूटा है, एक प्रतिभा चौधरी हो, अर्नब मंडल हो, मनिक भट्टाचार्य हो, जीवन कृष्णा हो, शेख शाहजहां हो, फरीद हकीम हो, मंडल मित्रा, ऐसे कई नाम है जिसने बंगाल को लूट लिया हो। पर कैपिटा इनकम देखिए तो बंगालियों की आज भी कम होती जा रही। क्यों होती जा रही है? आप हमारे सरकार को आरोप लगा रही हैं गड़बड़ी के अभी से, और ये तस्वीरें भी बहुत महत्वपूर्ण है दर्शकों के लिए कि अभी मतदान शुरू हुए आधा दिन नहीं हुआ है, लेकिन ममता बनर्जी बैठ गई है धरने पर, लगा रही है गड़बड़ी के आरोप। ये घबराहट है क्या? बीजेपी तो इसे घबराहट ही बता रही है कि भाई बौखलाई हुई है ममता बनर्जी। अब उन्हें साफ दिख रहा है कि अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनकी जीत के रास्ते बंद हो गए हैं, तो अब उनके पास वही पुराना वाला पैतरा अपना रहे हैं विपक्ष के नाते, वो ईवीएम पर पूरा आरोप ठोक देना और ईवीएम को गलत बता देना, चुनाव प्रक्रिया को गलत बता देना। चुनाव आयोग पर तो वो सवाल उठा ही चुकी हैं, चुनाव आयुक्त पर भी सवाल उठा चुके हैं, लेकिन अब ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप को लेकर धरने पर बैठ गई हैं ममता बनर्जी। ये सीधी तस्वीरें, हालांकि उनसे बातचीत करने की कोशिश भी की जा रही है, किसी से कोई बातचीत नहीं कर रही हैं, वो सीधा अपनी गाड़ी में बैठ रही हैं और सीधा निकल गई हैं। नासिर जी हमारे साथ लगातार बने हुए। नासिर जी, अपनी बात आप पूरी कीजिएगा, लेकिन क्यों नहीं कांग्रेस एकजुट होकर बंगाल में अपनी उतनी भूमिका दर्ज करवा पाई या फिर उन मुद्दों को उठा पाई? भाई अगर आप नहीं, आपके सरकार भी ममता बनर्जी को ही घेर रहे हैं, महिला सुरक्षा का मुद्दा होता है तो आप लोग टीएमसी को घेर रहे हैं, बीजेपी को घेरने का काम नहीं किया आपने। नहीं, आप, मैं कह रहा हूं, आप सुन लीजिए। मेरी शुरुआती यही रही कि बीजेपी को बंगाल में अगर कोई मजबूत की है तो उसके लिए जिम्मेदार टीएमसी है, ममता बनर्जी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। ममता बनर्जी ने मिलकर उनके साथ काम किया है, अटल बिहारी वाजपेयी में वो मंत्री रही है, तो इसे कौन इनकार कर सकता है? उन्होंने बंगाल को जिस तरह से बर्बाद किया है तो ममता है उसके गुनेगार। मैं का एसएससी स्कैम किया उन्होंने, संदेश खली किया है, बोलते ने कैश रिकवरी, कैसे कैसे कांड उन्होंने किया है, उन्हें कौन माफ करेगा? मैंने कहा ना, बंगालियों की पर कैपिटा इनकम घटती जा रही, बंगालियों के पास रोजगार नहीं है, बंगाल की अस्मिता को इन्होंने बर्बाद कर दिया, घुसपैठियों का इन्होंने अड्डा बना के रख दिया, तो इसलिए उन पे लोग नाराज है। आज उन्होंने बंगाल को दिया क्या है? हमने कहा ना, हमारे बिधन राय जब सरकार रही, हमने क्या नहीं किया वहां?
आसनसोल बनाया, दुर्गापुर प्लांट बनाया, स्टील सिटी बनाया, आईआईटी लाए, हमने सड़कों का जाल बनाया, रेलवे लाइन बनाया, रेलवे फैक्ट्री बनाया, ऐसे तमाम फैक्ट्रियां लगाई जो बंगालियों को रोजगार दे। पर ममता ने क्या किया? ममता ने सिर्फ लूट का, स्कैम का एक बाजार बना के रख दिया। बीजेपी के साथ दोनों ने मिली भगत के साथ बंगाल को लूटा है। तो आज परिवर्तन का दिन है। बंगाल के लोग ऑप्शन ढूंढ रहे हैं कि कौन हमें बचा तो सकता है। ऑप्शन क्या है बीजेपी? ऑप्शन क्या है? अगर बीजेपी सत्ता में आएगी तो यकीन मानिए ममता बनर्जी की सबसे बड़ी फेलियर है। ममता बनर्जी इसकी जिम्मेदार होंगी। कांग्रेस ही एक ऑप्शन हो सकती है बंगाल में, दूसरी कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब आपको यहाँ पर बैठकर लग रहा है कि भाई कांग्रेस ऑप्शन हो सकती है, तो कांग्रेस ने उतनी मेहनत क्यों नहीं की पश्चिम बंगाल में? भाई हमने तो नहीं देखा कि बड़े बड़े नेता आपके जा रहे हो, रैलियां कर रहे हो। आपकी कैमरा सिर्फ दो पार्टी पे लगी रही, इसलिए आपको नजर नहीं आई। नहीं, कैमरे तो हर पार्टी पे लगे रहते हैं सर, कैमरे तो हर पार्टी पे लगे रहते हैं। आपके नेता जाए तो सही। मैं रैली का सीट भेजता हूँ। हमारे राहुल गांधी ने कितनी रैली की, हमारे खड़गे जी ने कितनी रैली की, हमारे तमाम लोगों ने कितनी वहां पे सभाएं। हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हमारे पास इतना साधन नहीं है कि हम मीडियाओं को खरीद सके और प्रचार कर। हमने लोकल गलियों गलियों तक लोगों तक पहुंचने का काम किया है। ये चुनाव का नतीजा आप देखेंगे, चौंकाने वाला होगा। ममता बनर्जी के लूट से लोग अब निजात चाहते हैं। जो हिंदू मुस्लिम, एक तरफ स्कैम है, एक तरफ हिंदू मुस्लिम है, दोनों ने बंटवारे की राज की है, दोनों बंगाल को बांटने का काम किया है। बंगालियों के लिए दोनों ने एक ने सत्ता में रह के लूटा, एक ने विपक्ष में रख के लूटा है। पर हिंदू मुस्लिम को लड़ाया, एक तरफ स्कैम, घोटाला, नौकरीबाजी पे घोटाला, महिलाओं की इज्जत को लूटने का काम, ये तमाम काम इन दोनों ने किया है। तो ऐसे लोगों को बंगाल माफ नहीं करेगा, चाहे वो ममता हो या ये बीजेपी हो। दोनों एक ही सिक्के के पहलू है। मैं बार बार कहता हूं, ममता को जिस तरह से बंगाल ने लूट लिया, बंगाल को बर्बाद कर दिया, तो बंगाली कभी उसे माफ नहीं कर। कौन कांग्रेस साथ दे रही है? किस सभा में हमने साथ दिया उसका? हमने कौन सा ममता का साथ दिया है? आपने जो सवाल किया उसका जवाब सुनिए, क्या हमने उनका साथ दिया है? देखिए 2011 में साथ में लड़े थे, नहीं लड़े थे आप अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको मंत्री बनाया था या नहीं बनाया था? अरे वो जो उन्होंने गलती की, इसका जवाब दीजिए। आप उसका जवाब दीजिए। क्या ममता बनर्जी बंगाल में लेके बीजेपी को नहीं आई? उसका जवाब आप दीजिए। अरे ये अच्छा ये बताइए कि ममता कौन से पॉलिटिकल गठबंधन में है? करके वो गई तो बीजेपी के गोद में बैठ गई। अरे अब कौन से गद्दारी करके गई तो बीजेपी नहीं ठीक है। नासिर हुसैन जी, रास बिहारी जी का कहना है कि भाई आप प्रधानमंत्री के खिलाफ तो इंडिया ब्लॉक बना लेते हैं, उसमें ममता बनर्जी आपके साथ हो जाती हैं। आपने अगर अच्छी सवाल किए तो उसका जवाब सुनिए। हमने सिर्फ उनका साथ लिया लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए। हमने उन्हें कोई मंत्री बनाने के लिए साथ नहीं लिया, हमने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए साथ नहीं लिया। जब देश के कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला हो रहा था, उन्होंने मदर इंडिया अलायंस में आने की बात की। फिर भी हमने ममता बनर्जी के साथ कोई बंगाल में अलायंस करके चुनाव नहीं लड़ा है। आप अपना इतिहास उठा के फिर से देखिए, 2024 में ममता बनर्जी के साथ कोई हमारा अलायंस नहीं रहा। 2011 में था कि नहीं था? अरे आप फिर 2009 में था कि नहीं था? आप 2011 से पहले किसके साथ उनका चुनाव था? 2009 में ममता बनर्जी मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में मंत्री थी कि नहीं थी? अरे आप अटल बिहारी वाजपेयी में मंत्री थी कि नहीं थी वो? अरे वही बात कर रहे हैं। फिर बाप में मंत्री थी कि नहीं थी वो? कांग्रेस में थी कि नहीं थी? अरे मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में कितने मंत्री थे टीएमसी के, बताएंगे आप? टीएमसी के कितने भी मंत्री रहने दो, मगर आप अटल बिहारी वाजपेयी से क्यों बचना चाह रहे हो? अरे तो सर फिर आप खाली बंगाल की बर्बादी में बीजेपी को क्यों इंक्लूड करते हैं? फिर आप खाली बीजेपी को दोषी क्यों बताते हैं? आप ममता बनर्जी को दोषी क्यों बनाते हैं कि बंगाल को बर्बाद किया? तो फिर कांग्रेस भी उतनी सहभागी हुई ना। कांग्रेस की इसी नीति के कारण बंगाल में सिफर है, सिफर। जो पहलाना चाह रहे उसमें कांग्रेस नहीं है। तो 2011 की आप बात करते हैं तो 2014 में क्यों नहीं बात करते हैं? 2014 अटल बिहारी वाजपेयी की क्यों नहीं बात करते? 2024 की क्यों नहीं बात करते? कहां कांग्रेस से उनके साथ अलायंस कर लिया? अच्छा चलिए एक बात बता दीजिए कि कांग्रेस ने जब बीजेपी से गठबंधन टूटा था ममता बनर्जी का,
तो सोनिया गांधी के साथ उन्होंने तालमेल किया था, नहीं किया था? चुनाव लड़ी थी कि नहीं लड़ी थी 2001 में? अरे 2001 में चुनाव लड़के वो बात खत्म हो गई, पर बीजेपी को हमने मजबूत नहीं किया। अरे सर, फिर मतलब वही बात है ना, आपकी बात खत्म हो गई, इसी कारण कांग्रेस खत्म हो गई बंगाल में। समझना नहीं चाहते। नहीं, आप अब अपने आप को पार्टिसिपेशन बनाएंगे ही नहीं, आप अपने आप को पार्टिसिपेशन बनाएंगे ही नहीं। अरे ठीक है, बंगाल में बर्बाद हुआ बंगाल, ममता और बीजेपी ने कर दिया। आपकी सरकार के साथ उनका गठबंधन रहा, ममता बनर्जी नहीं, ममता बनर्जी आपके साथ मंच पर हाथ से हाथ मिलाकर चल देती है। नहीं, प्रधानमंत्री के खिलाफ आप लोग एकजुट हो जाते हैं, फिर विधानसभा चुनाव में आते आते आप लोग एक दूसरे से कटने लगते हैं। अच्छा, अरे स्लोगन से क्या होगा, अर्जुन जीतेगा। स्लोगन से क्या, आप जितना भी स्लोगन आपको देना है दे दीजिए। पूरा देश पे जैसे चुनाव होता है, पश्चिम बंगाल में भी ऐसे ही चुनाव होगा। साथ में अम्ब्रेला लेकर भी वोटिंग कीजिए, वोटिंग वाला वोटिंग। ममता बनर्जी पहली बार घर से निकली है। उनको पूछे ना भाई साहब, मैं बार बार डर है भवानीपुर बीजेपी जीतेगा, पूरा हारना तय है। राज्य फलाफल की होते 7 वार्ड में मेरा लीड, 77 में उसको कुछ लूट मिले नहीं तो, लेकिन वो मिला लेना मेरा बात। वोट 70 का बार नहीं 60 लाख। तो अब जो वोटर लिस्ट में जिनके नाम रह गए हैं वो डेफिनेटली सब 100% वोट देने आएंगे, इसीलिए वोटिंग परसेंटेज तो बहुत हाई होना ही है। अगर वोटर्स के ऊपर लाठी चार्ज किया जा रहा है तो भय मुक्त इलेक्शन कैसे होगा? तो भय तो आप ही दिखा रहे हो भाई। तृणमूल का बात छोड़ दो, अभी आप ही ने पूछा ना, बाली में जनरल वोटर्स के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, वो तो तृणमूल नहीं है। तो आप चाहते ही नहीं हो। अगर 30 लाख लोगों को आपने वोट देने से रोक दिया है तो आतंक और भय का परिवेश कौन फैला रहे? इन लोग बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। 15 लाख का वादा दिया और 1500 करोड़ का पार्टी ऑफिस अमित शाह के पार्टी ने बनाया। तो अगर भय का बात कर रहे हैं तो भय ये फैला रहे हैं और भरोसा दीदी और तृणमूल दे रहे हैं कि आप वोट दीजिए, अपना जो अधिकार है उसका प्रयोग करिए और बंगाल को ऐसा बहुमत दीजिए कि बंगालियों के साथ, बंगाल के साथ ना इंसाफी करने से पहले ये लोग 100 बार सोचने पे आने वाले दिन में मजबूर हो जाए। आज त्योहार का दिन है और त्योहार के दिन में हंसी खुशी, और जो भी इलेक्शन कमीशन करता है ना, वो कानूनी तौर पे जो होता है वही करता है, क्योंकि उनका एक ही उद्देश्य है कि हर नागरिक को जो वोट देने के काबिल है उनको वोट देने की सुविधा करे। चाहे बहुत सारा देखा व्हीलचेयर में आ रहे हैं लोग, मतलब जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए फैसिलिटी है, मगर जैसे जैसे हम लोग के दिन जा रहे हैं वैसे वैसे ये चुनाव की प्रतिक्रिया है ना, बहुत ही सुंदर और अच्छी भाव। तो ये राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो सामने आ रही थी वो हमने अपने दर्शकों को सुनाई हैं। शुभेंदु अधिकारी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि आपने देश को बेच दिया। लोकतंत्र में ऐसे चुनाव थोड़ी ना होता है। हालांकि उनके बयान के बाद थोड़ी हैरानी भी हुई है। वो ममता बनर्जी जिनके देखरेख में जब चुनाव हो रहे थे तो हर चुनाव हिंसा की भेंट चढ़ता था और मारपीट की भेंट चढ़ता था। कुशल जी, आपका रुख करते हुए, कुशल जी 2021 की बात करते हैं तो 2021 में बीजेपी ने कई ऐसी सीटें जो बड़े कम अंतर के साथ जीती थी। 2 सीटें 3000 वोटों से भी कम अंतर के साथ जीती, 1 सीट 3 से 5000 वोटों के कम अंतर के साथ जीती, 3 सीटें 7 से 10,000 के कम अंतर के साथ जीती थी टीएमसी से ही। इस बार क्या लगता है, जो कम अंतर वाली सीटें हैं उन पर चुनौतियां हैं इस बार भी? अनम्यूट कर लीजिए सर, आवाज नहीं आ रही है आपकी। अनम्यूट है मैडम जी। देखिए, जो हम कम वोटों से जो सीट हम जीते हैं, इस बार ज्यादा से ज्यादा वोटों से हम जीतेंगे। मैंने पहले ही कहा कि इस बार बंगाल की जनता भाजपा को बंगाल में लाना चाह रही है। उसे मुख्यमंत्री नहीं रोक पाएंगे, उसे अभिषेक बनर्जी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि मैंने देखा कि मोदी जी के रोड शो में लोग मतलब जिस तरह से रोड में आकर के मोदी जी को आशीर्वाद और प्यार दे रहे थे, उससे ही लग रहा था कि बंगाल में भाजपा सरकार बनाने जा रही है। अब मोदी जी की गारंटी बंगाल में भी ममता बनर्जी की भी रोड शो में होती है। देखिए, ममता बनर्जी के रोड शो में कौन आते हैं? ममता बनर्जी के रोड शो में वही उनके तोलाबाज नेता जिन्हें वो नौकरियां दे के रखी हैं कॉर्पोरेशन में 100 दिन का, वो लोग आते हैं। जो उनके
तोलाबाज नेता जो उनका कट मनी खाते हैं, पैसा लुटते हैं, वही तृणमूल कांग्रेस में जबरदस्ती आते हैं, कुछ लोगों को पैसा देकर के बुलाया जाता है। लेकिन मैंने देखा है कि रास्ते में लोग पूछते थे कि मोदी जी कितने बजे आ रहे हैं। हम लोग रास्ते में खड़े हैं मोदी जी का दर्शन करने के लिए, योगी जी कितने बजे आएंगे सभा करने के लिए, शुभेंदु अधिकारी जी कब इस रास्ते से जाएंगे, ऐसे बंगाल की जनता खड़ी रहती थी रास्ता में उन्हें देखने के लिए। तो यही दर्शाता है कि परिवर्तन यही होने वाली है। परिवर्तन आज अच्छा, बीजेपी की करीब अंतर वाली सीट तो आपने बताई कि वो इस बार आप जीत रहे हैं। एक सीट 5000 से कम अंतर के साथ टीएमसी ने जीती थी, 6 सीटें 5 से 7 हजार के कम अंतर के साथ टीएमसी ने जीती। 14 सीटें ऐसी थी सर जिनमें 7 से 10 हजार के अंतर के साथ, कम ही अंतर होता है, बहुत ज्यादा अंतर होता नहीं है, ये उसमें टीएमसी ने जीती थी। इन सीटों का क्या होगा, वो भी आप ही ले रहे हैं इस बार? देखिए, मैं आपको बता दूं पहले कि लहर नहीं ललकार है, इस बार मोदी सरकार है। अच्छा, ये लहर नहीं बोला आपने। जो सीट हम लोग 20-20 हजार से भी अगर हारे हैं, उस सीट में भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। ये लहर नहीं, सुनामी चल रही है बंगाल में। दिया सुनामी पर आई गए। तो ये सुनामी है बंगाल में भाजपा की। मैंने पहले ही कहा कि बंगाल के बेरोजगार युवा बंगाल में भाजपा लाना चाह रहे हैं, बंगाल की महिला बंगाल में भाजपा लाना चाह रही, लेकिन बंगाल में लाना कौन नहीं चाह रहा भाजपा को? मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ममता बनर्जी नहीं चाहती है। मुसलमान समाज को, सिर्फ भाजपा को बताती है कि मुस्लिम विरोधी है भाजपा। भाजपा मुस्लिम विरोधी नहीं है। भाजपा 125 करोड़ देशवासियों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, भारत की पहली पार्टी जिसका नेशन फर्स्ट है, पार्टी सेकंड है, सेल्फ सबसे लास्ट में। तो ये एजेंडा लेकर के हम लोग चल रहे हैं और बंगाल में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही। 4 तारीख को पूरा बंगाल भगवा रंग में रंग जाएगा, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। ठीक है नासिर हुसैन जी, कांग्रेस कम से कम किसी के वोट काटने की स्थिति में तो बनती, वहां पर आपको लगता है कम से कम वोट काटने की स्थिति पर तो बनती? मैं आ रही हूँ कुशल जी, नासिर जी का रिएक्शन ले लेती हूँ मैं। नहीं, अभी आपके जो स्टूडियो में बैठे हैं वो कह रहे हैं कि टीएमसी को कांग्रेस के साथ, इनके जो बड़े नेता है शुभेंदु अधिकारी, उनका नाम लेने में इन्हें को डर लगता है। अरे शायद मुझे लगता है ये सारे लोग किस तरफ सोच रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता है। शुभेंदु अधिकारी जो वही बंगाल को लुटेरा आज बीजेपी का नेता बन के घूम रहा है, जो ममता बनर्जी ने उससे बनाया, ममता बनर्जी के साथ गद्दारी किया, बंगाल को लुटेरा, और वो बड़ी बड़ी बातें हिंदू और मुस्लिम का करता है और उसके यहाँ पे पैरवी बात करते हैं। नहीं, ममता बनर्जी जो बंगाल के लुटेरे को आज बीजेपी अपना नेता बना के घूम रही है, और ये साथी हमारे बैठ के बोलते हैं 2011 में नंदीग्राम से फिर जनता ने उन्हें जिताया भी, नंदीग्राम से जनता ने उन्हें जिता भी दिया। जीतने का मतलब ये नहीं है, जीतने का मतलब ये नहीं है कि बंगाल के लुटेरे को लोग माफ कर देंगे। जीतने का मतलब ये नहीं है कि उनके जुल्म को लोग माफ कर देंगे, लुटेरे को लुटेरे। क्या ममता बनर्जी, सुनिए, बंगाल को, ममता बनर्जी को भी बंगाल ने जिताया है, तो क्या बंगाल के लोग बेवकूफ थे जो ममता बनर्जी को जिताया? तो आप किसको कहना चाहते हैं? आप क्यों फिर बोलते हैं ममता बनर्जी करप्ट है? क्यों बोलते हैं? क्या बंगालियों ने ममता को नहीं जिताया? क्या देश ने कांग्रेस को नहीं जिताया? किसने नहीं जिताया? आज आप जीतने से वो पैमाना तय नहीं होगा कि कौन लुटेरा है और कौन चोर है। फैसला वहां की आवाम करेगी कि वो गुनहगार कौन है। बंगाल के लुटेरे को कोई माफ नहीं कर सकता है। 2011, सुन लीजिए, 2011 की बात उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ अलायंस किया। कांग्रेस से जब भी अलायंस किया, देश को बचाने के लिए अलायंस किया, ना कि खुद के बचाने के लिए किया। जब भी बचाया, हमने देश के संविधान की रक्षा किया। जब इन्होंने हिंदू मुस्लिम की राइट लगाई, तब हमने अलायंस किया। जब देश में नफरती सोच पैदा की, तब हमने अलायंस किया। इन्होंने संविधान बदलने की बात की, तब हम लोगों ने इंडिया अलायंस की ब्लॉक बनाया। ये हमें कहते हैं 2011 से पहले। अरे बंगाल को लुटेरे को कोई माफ कैसे करेगा? जो महिलाओं की सम्मान न करे उसे लोग माफ कैसे करेगा? वो शुभेंदु अधिकारी पे कितनी ईडीआई सीबीआई लगी हुई थी, ये कौन कह रहा था? ये बीजेपी ही एलिगेशन लगाती थी, बीजेपी ने ही इंक्वायरी बैठाई थी। आज बीजेपी कैसे उसे सर्टिफिकेट दे सकती है? उस शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी कैसे बचा सकती है जिसके खिलाफ सारे मामले दर्ज हुए, जिसके खिलाफ सारी इंक्वायरी बैठी? वो भय गए और डर के वजह से जो बीजेपी में आके वॉशिंग मशीन में क्लीन हो गया, उसे आज मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हो। ऐसे बंगाल के गद्दार को कोई बंगाली कैसे जिताएगा?
मैं कह रहा हूं आज भी अगर कोई विकल्प है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। ये दोनों ने मिलकर बंगाल को लूटा है। बंगाल ही कभी इन दोनों को माफ नहीं करेंगे। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों अलग नहीं है। मैं बंगाल के जनता को कहता हूं, आप घर से निकलो और वो वोट दो, दोनों को घर बैठाओ। आपके कांग्रेस के अलावा कोई नहीं आएगा। 1970 से पहले का बंगाल देखो, जिसने विकास किया, जिसने काम किया, जिसने आईएम दिया, जिसने आईटी दिया, जिसने रेलवे इंजन दिया, जिसने आसनसोल बनाया, जिसने स्टील प्लांट दिया, जिसने इंफ्रा बनाया, चितरंजन पार्क, ऐसे तमाम काम किए हैं जो कांग्रेस ने। उस काम को देख के इतना काम किया था तो जीरो पे क्यों आ गई कांग्रेस? इस दोनों लुटेरे को घर बैठाने का वक्त आ चुका है। नासिर साहब ये बताइए, अगर इतना काम किया तो फिर कांग्रेस अपना खाता क्यों नहीं खुलवा पाती है? मुझे सिर्फ चंद सेकंड दे दीजिए, मैं इनके जवाब को देता हूँ। क्या 1948 सुन लीजिए, 1948 से 77 का जो हम ठीक है, और ये तस्वीरें, ठीक है नासिर जी मैं लौटूंगी आपके पास। ये कुछ तस्वीरें भी आपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं बुजुर्ग भी किस तरीके से, हालांकि उनका स्वास्थ्य उतना बेहतर नहीं है, लेकिन बुजुर्ग भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं और इस लोकतंत्र की और अपने एक एक वोट की महत्वता को समझ रहे हैं। उनका एक एक वोट कितना महत्व रखता है, कितना इंपॉर्टेंट है लोकतंत्र की मजबूती में या सरकार को बनाने की मजबूती में, वो लोग समझ रहे हैं और बुजुर्ग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं मतदान करने। वेरी पीसफुल, वेरी क्वाइट. In my booth, 180 votes have already been cast. I hope that the speed will gather momentum after some time. What do you think? What are your take on this second phase? Because Trinamool will do very well. This is stronghold of Trinamool, Kolkata, Howrah, 24 Parganas. And the election commission has deployed a lot of central forces in and out of the city, and we have election commission has confused the election process by overkill. It was not necessary. And we saw that a historic moment happened in the first phase. Above 90% voting percentage has come up. This time also. So do you think it's against the SIR? The people are scared? It's against the SIR. People revolted against the harassment faced due to SIR. Thank you. या जो भी मतदाता है वो मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और इस बार उनका भी यही कहना है कि भी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। नासिर हुसैन जी अपनी बात कहिएगा कि अगर इतनी मजबूत है या इतना ही ऑप्शन अगर कांग्रेस थर्ड ऑप्शन के तौर पर ला रही है तो अभी तक क्यों नहीं वो खाता खोल पाई? जीरो पर क्यों आ गई? 2021 में भी बिल्कुल जीरो थी, कैसे आ गई जीरो? ठीक है, मैं मानता हूँ कहीं कमियां रही कि हम चुनाव में नतीजे में नहीं बदल पाए, इससे इनकार कौन कर सकता है? क्योंकि नतीजे हैं, उससे मैं इनकार नहीं कर सकता कि हमारे वो सीट में वो नंबर में नहीं बदले। पर हमने जो बात की है, हमने जो बंगाल में विकास की है, उन 1977 तक जो विकास हमने किया है, उस बात पे हम लोगों के सामने जा रहे हैं, लोगों के सामने अपनी बात रखी है और लोगों को आज मतदान करने का दिन है। उन्हें देखना चाहिए 77 से पहले बंगाल में क्या था, 77 के बाद आज क्या बंगाल में बदला है। तो ये बंगाल के लोगों को जानने का हक है, बंगालियों को ये जानने का राइट है कि बंगाल को, लुटेरे को आज कैसे हम सत्ता में लाए। क्या सुबंधो अधिकारी को कोई माफ कर सकता है जिसने बंगाल को लूटा है? क्या सुबंधो अधिकारी ममता बनर्जी के साथ लुटेरा नहीं था जो आज बीजेपी के कंधे पे बैठ के वो घूम रहा है? क्या वो लुटेरा नहीं है? नहीं, अब इतिहास नहीं गिना रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं कुशल भाई, मैं आपको सिर्फ सच्चाई बता रहा हूं। इतिहास नहीं, ये सच्चाई है। आज जो अपना इतिहास भूल जाएगा वो अपना अतीत भूल जाता है। इतिहास के पन्नों से आप मिटा नहीं पाओगे। जो कांग्रेस ने, कांग्रेस ही एक विकल्प है जो ठीक है। आप सुन लीजिए, आप लोग अभी आपने कहा था 2019 में बोलेगा, अरे सुनिए ना, ये आपके अल्फाज है, ये आपके अल्फाज है, आप कहते हैं आपके अल्फाज है। चुनाव 4 तारीख को फैसला होगा, 4 तारीख को ये
बंगाल की आवाम फैसला करेगी कौन लुटेरा है, किसको घर बैठाएंगे। ये चार, अरे 200 सीट का नारा देने वालों को बंगाल के लोगों ने बैठा दिया था सर। 200 सीट कोई विकल्प कांग्रेस है, मैं कह रहा हूं कांग्रेस ही एक विकल्प है। आप सपना बेचते रहिए, सपना बेचने में कुछ नहीं है। आप 4 तारीख तक सपना देखने का आपको पूरा हक है। आप बड़ी बड़ी बातें करते रहिए, 4 तारीख तक आप अपना हलवा और मिठाई और जो भी है बांटते रहिए। खुशियां बांटने के लिए हम नहीं रोकते। नासिर जी, हकीकत से आप अगर मुंह मोड़ेंगे तो उसमें आप ही का नुकसान होगा। अभी हाल ही में राहुल गांधी कौन सी सीट पर चुनाव प्रचार करने के लिए गए थे? श्री रामपुर सीट पर। उसमें लास्ट आप लोग कब आए थे? 1996 में उसमें आए थे आप। उसके बाद आपने 2001 और 2011 में टीएमसी के साथ चुनाव लड़ा और ये वाली सीट भी टीएमसी के हिस्से चली गई। ये हकीकत है ना सर? आइए और दिल खोल के वोट करिए। जैसे भूखे को खाना नहीं मिलता है, प्यासे को पानी नहीं मिलता है, उसी तरह से पश्चिम बंगाल के लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं मिल रहा था, आज वो मिला है, तो खुल के इस्तेमाल करिए। पहले दफा में देखा गया 93% तक पोलिंग हुई और आज दूसरे दफा है, क्या किस तरह लगा? यहाँ पर बस्तियों में ये गुंडे बहुत कोशिश कर रहे हैं, मगर लोग फिर भी निकल करके वोट कर रहे हैं। ये लोग बस्तियों के बाहर और पोलिंग स्टेशन के बाहर जो भीड़ कर रहे हैं, मेरा अनुरोध है इलेक्शन कमीशन से, आपने जो नियम बनाए उनका पालन करवाइए। आपने कहा 2 से ज्यादा लोग कैंप पर नहीं रहेंगे, 50-50 लोग क्यों खड़े हैं? डंडे पड़वाइए सीआरपीएफ से, लात के भूत है, बात से नहीं मानेंगे। 100 मीटर के अंदर भी देखा जा रहा है बहुत से लोग। वही तो मैं कह रही हूँ, इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर तुरंत कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए और हटाना चाहिए इन लोगों को। तो जो हिंसक होने का प्रयास कर रहे हैं, जो हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उनको लेकर ये प्रतिक्रिया थी। कुशल जी, आपका लास्ट कमेंट, कंक्लूडिंग रिमार्क। सुन लीजिए, ये बीजेपी के अल्फाज है इन नेताओं के कि दंगे मारिए, जूते मारिए, छप्पर। ये लोग बंगाल का विकास करेंगे, इनकी सोच है जो नफरती है। जो कानून पे यकीन ना रखते हो, मारपीट की बात करते हो, उल्टा लटकाने की बात करते हो, तो कानून के बारे में कौन सा धारा है, बीएनएस का कौन सा धारा है? एक मुजरिम को भी उल्टा लटकाना है। जो वहां के देश के गृह मंत्री जाके बोलते हो, तो उनके नेताओं का जुबान तो देख लीजिए, डंडे मारो, उल्टा लटका दो। ठीक है सर, ठीक है, मेरे पास समय की कमी है सर।